दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस तरह से पहलगाम के बैसरन वैली में हुए आतंकी हमले के बाद इस देश के अंदर परिस्थितियां बनाई जा रही है, क्या उन परिस्थितियों को सही ठहराया जा सकता है? एक तरफ तो गोदी मीडिया की गोदीगिरी के सारे स्तरों को पार करते हुए आप देख रहे हैं। कभी आपने नोटों में चिप लगाने वाले एंकर को भी देखा था, तो कभी नैनो टेक्नोलॉजी और चिप के साथ साथ और क्या क्या होगा 2000 के नोट में, वो सब करते हुए देखा। और आज आप देख रहे हैं कि चिप लगाने वाले लोग टेररिस्ट के हाइड आउट को पहचानने के लिए पेड़ के बीच में बनी हुई कंदरा को दिखा करके दर्शकों का मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस शोक की घड़ी में, आपदा की घड़ी में मनोरंजन सर्वोपरि है, गोदीगिरी सर्वोपरि है और वास्तविकता किसी दूसरी तरफ है। आज के दौर में पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से इस देश के अंदर परिस्थितियां बनाई गई, उन परिस्थितियों में एक परिस्थिति तो यह दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान के नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। जो भी लोग टूरिस्ट वीजा पर या किसी भी तरह से भारत आए हैं, उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। और इन सब के बीच उत्तराखंड में सरकार की तरफ से फरमान दिया जा रहा है कि 77 पाकिस्तानी हिंदू जो 4 धाम यात्रा पर आए हैं, वो तत्काल चले जाएं। ये हिंदुत्ववादियों की सरकार ये काम कर रही है। और पाकिस्तान में जो भी हिंदू हैं, उन्हें 4 धाम यात्रा के बीच में पाकिस्तान लौटने के लिए कहा जा रहा है। उस पर कोई गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा कि आखिर जो श्रद्धालु पाकिस्तान से आए हैं, जो एक बंटवारे की विभीषिका की तरफ के बाद उस तरफ रह गए, क्योंकि उस तरफ ही उनका मूल निवास स्थान था, उनमें से कुछ लोग यदि आए हैं, तो उन लोगों को बीच में छोड़ने का आदेश, भारत छोड़ने का आदेश, और वो 4 धाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि उनका क्या दोष है? यही बात मुसलमानों पर लागू होती है। एक आम मुसलमान, उसका टेररिस्ट से क्या लेना देना है? पहलगाम में मरने वालों में मुसलमान भी थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बारे में जो लोग चीजें बता रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खराब हालात में है। उस पर भी अभी चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या स्थिति है पाकिस्तान की। लेकिन जरा उसके पहले एक भाजपा सांसद भी है निशिकांत दुबे, उनके लगातार सीरीज ऑफ ट्वीट्स को आप देखें तो तमाम चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी कि इस देश में कैसे नफरत के जहर को घोला जाए। अपनी तरफ से योगदान देने में जब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीछे नहीं है, तो भला ट्रोल आर्मी और इन सब के साथ साथ कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की बिसात पर राजनीति करने वाले कैसे पीछे रहेंगे? पहलगाम में मरने वालों में मुसलमान भी थे, बचाने वालों में से भी किसी की जान गई, वो भी मुसलमान था। और इन सब के साथ साथ यदि देखा जाए तो जाति और धर्म के बीच जिस तरह की नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है कि जाति पूछकर नहीं, धर्म पूछकर मारा। सवाल यह है कि जाति बीच में क्यों लाई जा रही? क्या इसलिए ताकि सामाजिक न्याय का मुद्दा और जाति जनगणना के मुद्दे से मुंह चुराया जा सके? ताकि इसलिए जाति को बीच में लाया जा रहा है ताकि चुनावी हिंदुत्व की बयार को 2014 से जो चली हुई बयार 24 आते आते मध्यम पड़ गई, सरकार गिरते गिरते बची। किसी प्रकार से जुगाड़ टेक्नोलॉजी के बूते 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छुआ। उस परिस्थिति को पुनः 2014 की स्थिति में ले जाने के लिए चुनावी हिंदुत्व जरूरी है। इसीलिए जाति के ऊपर धर्म को लाया जा रहा है। पहलगाम का एक हमला और इसके जैसे हुए सैकड़ों हमले, निश्चित तौर पर सांप्रदायिकता की बुनियाद पर बना हुआ पाकिस्तान भला धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को नहीं समझ सकता। चाहे दुनिया के जितने बड़े देश हो, जितने तरक्की पसंद देश हो, अमेरिका हो, भारत हो, इंडोनेशिया हो, कोई क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, कोई हिंदू डोमिनेटेड है, कोई मुस्लिम डोमिनेटेड है, लेकिन जिस प्रकार से अपने देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखा है, उसी ने उसकी तरक्की की बुनियाद को जन्म दिया। लेकिन उन सब से इतर जरा पाकिस्तान की बुनियादी हालात को आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक तंगहाल देश, जहां खाने पीने की दिक्कतें हैं, जहां लोग भूखे मरने को मजबूर हैं, उसका डर दिखाया जा रहा है। कोई चीन की बात नहीं करेगा कि चीन इंच दर इंच कैसे इस देश में आगे बढ़ने की कोशिश पिछले 60 सालों से करता रहा है और कैसे
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 3-4 साल पहले घटना हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में तवांग को लेकर क्या होता है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। उस पर चर्चा करने के पहले कहीं भी आपने सोशल मीडिया में या गोदी मीडिया में नहीं देखा होगा कि चीन को सबक सिखाने के लिए मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भारत की सरकार बैठी हुई है। लेकिन पाकिस्तान का नाम आते ही जैसे वहां एक धर्म विशेष की बहुलता है, वो एक धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर बना हुआ राष्ट्र है और कहीं ना कहीं वो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। दिन रात ए टीवी, बी टीवी, सी टीवी, छी टीवी, थू टीवी, उठा टीवी, पटक टीवी, जितना टीवी आप देखते हैं सब लाइन से यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल मैंने देखा कि एक टीवी पर, एक चैनल पर एक न्यूज एंकर पाकिस्तान का कागज का झंडा लेकर खड़ा था और उस झंडे को अपने हाथों से फाड़ रहा है। अब पाकिस्तान का झंडा फाड़ देने से भला कौन सा टेररिस्टों का कुछ नुकसान हो जाएगा? कौन सा भारत टेररिस्ट कैंप को नष्ट कर देगा पाकिस्तान का झंडा फाड़ देने से? कल को आज यहाँ के चैनल पाकिस्तान का झंडा फाड़ रहे हैं, कल को पाकिस्तान के चैनल झंडा फाड़ना शुरू करेंगे। जो भी पीएसएल स्ट्रीमिंग है, चाहे वो क्रिक बज की हो या कोई और हो, वो स्ट्रीमिंग करीब करीब बंद ही हो गई है। तो अब जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, उन परिस्थितियों में जरा पाकिस्तान के माली हालात को भी देखें तो वहां खाने वाला तेल पाकिस्तान की करेंसी में 1000 रुपए लीटर के आसपास है। तकरीबन 550 रुपए भारतीय करेंसी में लीटर है। भारत में भी 200-225 रुपए तक पहुंच ही जाता है सरसों का तेल, वहां 550 इंडियन करेंसी में, पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तो वो 1000 रुपए लीटर के आसपास है। अब यदि पाकिस्तान की दूसरी माली हालात के इंडिकेटर की बात करें, जो वैगन आर गाड़ी आप भारत में 5 लाख रुपए के आसपास खरीद सकते हैं, वो वैगन आर गाड़ी पाकिस्तान में 40 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी की है। जो फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल भारत में आप 45 लाख के आसपास खरीद सकते हैं। एक्चुअल दाम मुझे नहीं पता है कि टॉप मॉडल का क्या है, लेकिन मैंने किसी से पूछा तो उसने बताया कि 45 लाख के आसपास आ जाती है। वो पाकिस्तानी करेंसी में पाकिस्तान में वो फॉर्च्यूनर की मॉडल 2 करोड़ रुपए के आसपास आती है। यानी उसके हालात पहले से ही खराब है। लेकिन कहते हैं ना कि तंगहाल अर्थव्यवस्था के साथ चल रहा पाकिस्तान दूसरे को तंगहाल देखना चाहता है और इसीलिए भारत के अंदर सांप्रदायिकता की बुनियाद को बोने के लिए यदि किसी को मारने के पहले, किसी की जान लेने के पहले किसी टेररिस्ट ने धर्म पूछा, तो क्या आप समझते हैं कि वो धर्म की अफीम उसके अंदर घुली हुई है इसके लिए पूछा? जी नहीं। भारत के अंदर सांप्रदायिक विभाजन की बुनियाद को और मजबूत किया जाए, जितना ये मैसेज फैलेगा इतना यहाँ के मुसलमानों को, कुछ लोग यहाँ के अल्पसंख्यकों को, कुछ भटके हुए लोग कहीं तंग करना शुरू करें, इसके लिए दरअसल ये किया गया था। लेकिन ये एक ताकतवर मुल्क है हिंदुस्तान, धर्मनिरपेक्षता इसकी बुनियाद में है। भले ही यहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग ये कह दें कि किसी की भैंस खोलकर, किसी का मंगलसूत्र उठाकर चुनाव में ये कह दें कि पाकिस्तान मुसलमानों को दे दिया जाएगा, लोग उस पर वोट नहीं देते। लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सबको पता है क्या चल रहा है, एक तंगहाल कंट्री। और उसके साथ साथ मैं कतई तरफदारी पाकिस्तान की नहीं कर रहा, सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन क्या सबक टीवी चैनलों में झंडा फाड़ कर सिखाया जाएगा, या गोदी मीडिया के एंकरानी सीधे सीधे जाकर के वो सबक सिखाने के लिए वहां जाकर के बैठ जाएंगे नीचे, पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे जो एक गुफानुमा, दो पेड़ के बीच जो एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ कंदरा टाइप दिखता है, उसे जबरिया दिखाएंगे कि इसी में आतंकी पनाह लेते हैं। इस तरह की बात यदि करेंगे टीवी के एंकर, तो स्वाभाविक है लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिशें तो हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मकसद इससे सत्ता है। कहीं ना कहीं आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए जो भारत सरकार की एक घोषित नीति है उस पर असर पड़ता है। लेकिन आज आप देखें, प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं, 2014 से ही मन की बात कर रहे हैं, पता नहीं कितनी मन की बात की, बावजूद इसके भारत में बेरोजगारी बढ़ी, बावजूद इसके भारत में महंगाई बढ़ी, बावजूद इसके भारत में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरा, बावजूद इसके भारत की इंडस्ट्रियां बांग्लादेश और दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट हुई, बावजूद इसके इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ी, बावजूद इसके इस देश में गरीबी और मुफलिसी बढ़ी, और बावजूद इसके प्रधानमंत्री की मन की बात किए जाने के बावजूद
इस देश के अंदर आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय लगातार गिरती चली गई। तो क्या वो आय पाकिस्तान से बेहतर है, ये कहकर हम जश्न मनाएं? लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बांग्लादेश, जो देश अभी अशांत है, उससे नीचे पहुंच चुका है भारत। नरेंद्र मोदी के राज में नीचे पहुंच चुका है। आज इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। एक खबर आपने देखी होगी, आज मुंबई में ईडी दफ्तर जलकर राख हो गया। ईडी दफ्तर में फाइलें जल गई, वहां आग लग गई। और ईडी दफ्तर, मुंबई का ईडी दफ्तर, कितनी सारी जांच उस ईडी दफ्तर में हुई। और उस ईडी दफ्तर की में कई सारे मंत्रियों की, कई सारे नेताओं की फाइलें दफन है। कई सारे नेताओं की फाइलें वहां पर दबी हुई है, जिनसे पूछताछ हुई। कुछ जेल गए, कुछ बाहर आए, कुछ भारतीय जनता पार्टी में जाकर या भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी बनकर वॉशिंग मशीन में धुल गए। और अब जो जांच वहां चल रही है, उस जांच के दायरे से भी बाहर है। चक्की पीसिंग खत्म हो चुका है। कहीं गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा कि जिस ईडी के सहारे विपक्ष तोड़ो अभियान चल रहा है, वो ईडी, कहीं ना कहीं वो ईडी आज के हालात में सबसे महत्वपूर्ण दफ्तर, देश की राजधानी में मौजूद, देश की आर्थिक राजधानी में मुंबई में मौजूद दफ्तर में आग लग गई, फाइलें जल गई। और जानते हैं वहां कौन कौन सी जांचें चल रही थी? वहां जो जांच चल रही थी उसमें विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जांच थी। वहां महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप की फाइलें थी। जो बताया जा रहा है सहारा ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग की फाइलें उसी दफ्तर में थी। एरोज इंटरनेशनल मीडिया फंड डाइवर्जन केस की फाइलें वहां पर थी। साई ग्रुप हाउसिंग की फाइलें थी। ललित टेकचंदानी बैंक धोखाधड़ी केस की फाइलिंग वहां पर थी। विनोद खुटे पॉन्जी स्कीम की फाइलें वहां पर थी। और पीएमसी बैंक, जी हाँ, पीएमसी बैंक धोखाधड़ी की फाइलें भी वहीं पर थी। तो किसको बचाने के लिए कहीं आग तो नहीं लगाई गई? मुझे नहीं पता आग लगाई गई कि नहीं लगाई गई, लेकिन आग लगी, ये सत्य बात है। पूरे देश ने वो फुटेज देखा है कि आग लगी है। तो सवाल उठता है कि जब ईडी दफ्तर मुंबई में आग लग गई, उसकी जांच कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का नैरेटिव सेट करने के लिए पहलगाम हमले ने मुकम्मल मसाला दे दिया है? और उस मुकम्मल मसाले के लिए कहीं ना कहीं देश के अंदर जो दूसरी समस्याएं हैं, उसे टेररिस्ट हाइड आउट की आड़ में उसके हाइड आउट कर दिया जाएगा? ये एक सवाल है। और इस सवाल के इर्द गिर्द देश के आम लोगों को भी ये जवाब चाहिए कि सरकार क्या चाहती है और देश क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। आपने कहीं देखा कि सबक सिखाने लायक कोई बड़ी घटना हुई हो? कहीं आपने देखा कि सरकार ने सीधे सीधे पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई एलओसी के उस पार जाकर के की हो? और कोई फुटेज आपके सामने आई हो जो दिखाया गया हो? सेना बेताब है। सेना के लोग निश्चित तौर पर सरकार के हर आदेश का पालन करते हैं, चाहे वो सरकार रुकने के लिए कहे या सरकार कदम बढ़ाने के लिए कहे। देश कदम बढ़ाना चाहता है। देश 28 लोगों की जो पहलगाम के बैसरन वैली में जान गई है, उसका प्रतिशोध लेने की हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार और सरकार में बैठे हुए सत्ताधिराज क्या कर रहे हैं? मन की बात कर रहे हैं। बिहार में जाकर के, मधुबनी जिले के झंझारपुर में रैली कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुस्कुराते हुए फुटेज वायरल हो रही है। सब कुछ ये देश देख रहा है कि सत्ता में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं। कागजों पर बताया जा रहा है कि इंडस वैली ट्रीटी को रद्द कर दिया गया। सिंधु घाटी जल समझौते को स्थगित कर दिया गया। समझौता स्थगित कर देने से पानी रुक जाता है क्या? और जो हजारों लाखों सालों से जो नदियों का पैटर्न है, क्या उससे रुक जाता है क्या? कल को प्रधानमंत्री कह दे कि भारत की तरफ से बहने वाली पूर्वा हवा को रोकने के लिए उसको स्थगित कर दिया गया है, तो क्या उस हवा को वो रोक लेंगे क्या? अजीब सी परिस्थिति देश के अंदर बनाई गई है। सबको पता है कि किसी भी वाटर ट्रीटी के तहत या किसी भी तरह का डैम बनाकर पानी की एक सीमित मात्रा को आप रोक सकते हैं, नदी की मूल धारा को आप नहीं रोक सकते, वरना दूसरी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और उससे भी बड़ा सवाल कि पानी रोककर आप ले कहां जाएंगे? क्या स्थिति बन जाएगी? पानी को रोकेंगे तो किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी? ये सभी जानते हैं। पानी रोकने से समस्या का समाधान नहीं है। टीवी कैमरे पर पाकिस्तान का झंडा फाड़ देना समस्या का समाधान नहीं है। पेड़ के बीच की खाली जगह को टेररिस्ट हाइड आउट बता देना वो समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान कहीं ना कहीं
पाकिस्तान को सबक सिखाने में है। समस्या का समाधान कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आम लोगों तक इस बात को पहुंचाने में है कि जो पाकिस्तान कई सारे पैरामीटर्स तक, यहां तक कि प्रति व्यक्ति आय का पैरामीटर्स, इन सब पर जनरल जियाउल हक के दौर के पहले भारत से आगे हुआ करता था, अचानक वो पाकिस्तान की तरक्की कैसे हवा हो गई, कहां पाकिस्तान गर्दिश में चला गया, और सिर्फ इस वजह से गर्दिश में चला गया कि उसे भारत फोबिया से वो ग्रसित हो गया। भारत को सबक सिखाने के लिए दिन रात नीतियां बुनता रहा, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सबक सिखाना, लोकशाही की बुनियाद पर खड़े हुए राष्ट्र को सबक सिखाना उसके बूते की बात नहीं थी। जब इस देश में सांप्रदायिकता के नैरेटिव के बावजूद गंगा जमुनी तहजीब जिंदा है, जब इस देश में सांप्रदायिक तत्वों की मौजूदगी के बावजूद इस देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप जिंदा है, तो भला इस देश के बाहर मौजूद होकर के कैसे पाकिस्तान इस देश को, भारत को तबाह कर देगा? यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है। छोड़ दीजिए पाकिस्तान के रेल मंत्री ने क्या कहा, हमारे यहाँ निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह जैसे लोग बोलने के लिए बैठे हुए हैं सत्ता में या सत्ताधारी दल में, वहां भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अब वो विज्ञापन देखने के लिए लोग तरस गए हैं जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस लेकर गए थे, और बड़े से विज्ञापन में कि पहले एक मित्र के, एक पड़ोसी के घर जाते थे इतिहास पढ़ने, और अब एक पड़ोसी के घर जा रहे हैं इतिहास बदलने। अब इतिहास पढ़ने और बदलने का नहीं, अब इतिहास, भूगोल और वर्तमान को सबको गोदी मीडिया पर बैठकर बिना किसी जानकारी के, बिना किसी किताब पढ़े हुए, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे ज्ञान बांटने वाले एंकरों के साथ राष्ट्रवाद की नई सीख आप लेते रहिए। और राष्ट्रवाद कैसा? वही जिसमें देश के आम लोगों पर सत्ता में बैठा हुआ एक मंत्री आरोप लगाए और देश के लोगों में देशभक्ति की कमी हो गई है, ये बोलने की हिम्मत आखिर कैसे नरेंद्र मोदी सरकार के दुलारे मंत्री, लाडले मंत्री पीयूष गोयल ने कर दी? क्या हमारे दर्शकों में किसी के अंदर राष्ट्रभक्ति की कमी हो गई है? क्या इस देश में चाहे गोदी मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, किसी में राष्ट्र की भक्ति की कमी हो गई है? क्या संसद में बैठे हुए 543 लोगों में राष्ट्रभक्ति की कमी हो गई है? राष्ट्रभक्त सिर्फ पीयूष गोयल ही है, या राष्ट्रभक्त उनकी पार्टी में सिर्फ निशिकांत दुबे जैसे लोग बैठे हुए हैं, या प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में जांच एजेंसियां क्या क्या नहीं कह रही है? ये माहौल जो बनाया जा रहा है उस पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान आज इस हालत में नहीं है कि अपने लोगों को 2 जून की रोटी खिला सके, और भूखा नंगा किसी के ऊपर अटैक करता है वही वो कर रहा है। उसका माकूल जवाब सामरिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीति के तरीके से, हर तरीके से दिया जा सकता है। लेकिन विदेश मंत्री कहां है, आपने कहीं देखा? रक्षा मंत्री कड़ी निंदा के सिवा और क्या कर रहे हैं, आपने देखा? ऑल पार्टी मीटिंग की बैठक को चेयर करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने उन पर डाल रखी है, प्रधानमंत्री खुद वहां नहीं जा रहे हैं। और तमाम दूसरे महत्वपूर्ण सवाल इस रूप में खड़े हो जाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के लिए बिहार में जाकर रैली करना महत्वपूर्ण है या ऑल पार्टी मीटिंग को चेयर करना महत्वपूर्ण है? क्या ऑल पार्टी मीटिंग में इस देश के अंदर प्रधानमंत्री से भी बड़ी कोई सुप्रीम अथॉरिटी जनता ने दे रखी है क्या? क्या राजनाथ सिंह को ही जनता ने इस देश में डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बना रखा है क्या? ये सवाल तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर प्रधानमंत्री पहलगाम हमले के तत्काल बाद आ चुके थे। एक दौर में लोगों ने देखा था कि जब इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को निर्मम तरीके से उनकी जान उनके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा ले ली गई थी, उस वक्त राष्ट्रपति विदेश में थे, वो भारत आए थे। कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति भारत आ गए और राष्ट्रपति ने ही तत्काल शपथ दिलाया। ये होती है संवैधानिक मर्यादा। ये नहीं होता कि ऑल पार्टी मीटिंग को सुरक्षा के महत्वपूर्ण मसले पर चेयर करने के लिए राजनाथ सिंह के भरोसे छोड़ दिया जाए। वो कड़ी निंदा करेंगे और उसके बाद सरकार कहेगी कि चूक हुई है, कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है, उस चूक पर कोई जवाब नहीं, और चूक के जवाब में पहले कौन सी घटना हुई ये बताया जाएगा। मतलब कोई पूछे कि किसी स्टूडेंट से कि 8 दूनी क्या होता है, तो लड़का बोले 24,
और फिर टीचर बोले कि नहीं नहीं सही बोल रहा है, कल ये 32 बोल रहा था, अगले 1-2 दिन में 16 पर आ जाएगा। तो क्या अगले 1-2 दिन में अगली घटना का इंतजार किया जाएगा? निश्चित तौर पर नहीं। और यही इस देश के अंदर हो रहा है कि सवाल मत पूछो, सत्ता से सवाल पूछना देशद्रोह की तरह बना दिया गया है, खासकर इस गोदी मीडिया और ट्रोल आर्मी ने बनाया है। सत्ता से सवाल पूछने का मतलब कि राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठ गया, देशभक्ति पर सवाल उठ गया। यही मौजूदा दौर का अमृत काल है। और अमृत काल में कितने अमृत लोग पिएंगे? अमृत काल में राष्ट्रवाद की चाशनी में डुबोया हुआ कौन सा अमृत किस विष के रूप में सामने आएगा, ये भी तो देखते जाइए। अभी तो आप पहलगाम जैसी दुखद घटना के बाद की चीजें देख रहे हैं। पिछले ही चुनाव में आपने देखा था कि पुलवामा के शहीद सैनिकों के नाम पर प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे। यह पूरे देश ने वो फुटेज देखी थी कि आपका वोट उन शहीद नागरिकों के नाम, शहीदों के नाम समर्पित होना चाहिए, पुलवामा के शहीदों के नाम। तो शहीदों की लाश पर राजनीति करते हुए प्रधानमंत्री को इस देश ने देखा। और क्या क्या देखना बाकी है, अभी और देखते जाइए। अभी तो अमृतकाल की शुरुआत है, 2 ही साल अमृतकाल के बीते, तीसरा साल चल रहा है और अभी 22 साल बाकी है अमृतकाल के। तो 22 सालों में क्या क्या देखना है, उसके लिए तैयार हो जाइए। पाकिस्तान की स्थिति तो 2 करोड़ में फॉर्च्यूनर खरीदने वाली है, बलूचिस्तान अलग करा रहा है, सिंध की स्थिति अलग है, पंजाब की स्थिति अलग है, फ्रंटियर की स्थिति अलग है। तो पाकिस्तान जो अपने आप में जिसकी हालत खराब है, उसको तो एक डिप्लोमेटिक दांव से पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो सकता है। पाकिस्तान की बुनियाद हिल सकती है, उसके लिए किसी बुलेट की जरूरत नहीं है। और जो महंगी कीमत पर रफाल आया है वो किस लिए आया है? कई सारे सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं। और फिर उसके बाद इन सब सवालों को पूछने के बाद कुछ लोग कमेंट बॉक्स में भी आ जाएंगे राष्ट्रवाद और देशभक्ति का पाठ पढ़ाने। चलिए हम पढ़ते ही रहते हैं कमेंट बॉक्स में, आज भी पढ़ेंगे। देखते हैं देश किस रूप में पुलवामा के बाद इस देश की इस देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियाद को सांप्रदायिकता के सामने शीश झुकाने से कैसे रोक पाता है। यह बुनियादी सवाल है और यही वो बुनियादी सवाल है जिसके सामने पाकिस्तान का मंसूबा फेल होना तय है। तो पाकिस्तान के मंसूबे को फेल करने के लिए, एक भूखे नंगे देश के मंसूबे को फेल करने के लिए हिंदुस्तान कितना तैयार है, जरा देखते जाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।